समोसे में आलू, वैसे पॉलिटिक्स में एनसीपी। कुछ साल पहले प्रफुल्ल पटेल हमसे बात कर रहे थे, कुछ पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने खाना रखा था वहाँ पर। गप्पे मारते मारते प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि एनसीपी की भूमिका समोसे में जैसा आलू होता है वैसे है। आलू को आप चिकन में डालिए, मटन में डालिए, समोसे में डालिए, परोठे में डालिए, जहाँ पर भी आप डालेंगे आलू फिट हो जाता है। तो एनसीपी पॉलिटिक्स का वो आलू है, वो हर जगह पे फिट होता है। तो उन्होंने वही बात कही थी कि एनसीपी की अपनी कोई ऐसी विचारधारा नहीं है कि जिसको लेके पकड़ के एनसीपी चलती रहे। उनकी विचारधारा यह है कि वो पुरोगामी तो है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन सत्ता के साथ में रह के। और जब से एनसीपी की स्थापना हुई है, आपने देखा कि जब विपक्ष में भी थे तब भी शरद पवार को बहुत अहम भूमिका थी। तो ऐसे में शरद पवार हमेशा अपना रिलेवेंस बना के चलते हैं और हर पॉलिटिकल सिचुएशन में वो अपनी ऐठ लगाते हैं, अपना दबदबा बनाते हैं। अब ये पूरा किस्सा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में आज शरद पवार के अपने भतीजे अपने करीब 40 विधायकों को लेकर शरद पवार से अलग जाकर उन्होंने आज शपथ ली। फिर से एक बार वो उप मुख्यमंत्री बने। पहली बार बने थे, फिर शरद पवार ने पार्टी को वापस लाया। अब दूसरी बार जब बने तो सारे विधायक लेकर गए और उन्होंने शपथ ली। साथ ही में अपने 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। अब उसमें जो लोग हैं, जो कद्दावर नेता जिन्होंने अजित पवार के साथ में शपथ ली, उसमें छगन भुजबल है, दिलीप वलसे पाटिल है और साथ ही में हसन मुशर्रफ। कुछ ऐसे नेता है जो कभी शरद पवार के बहुत ज़्यादा करीबी नहीं माने जाते, लेकिन ये शरद पवार के करीबी थे। ऐसे में शरद पवार का इस पूरे वाकये से, इस पूरे घटनाक्रम से कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, ऐसा कह पाना काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा। ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल ये इस पूरे कहें हम पूरे राजनीतिक षड्यंत्र में या फिर घटनाक्रम में अहम भूमिका निभा रहे थे। साथ ही में सुनील तटकरे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है, वो भी थे। तो ऐसे में शरद पवार की पार्टी में ये जो 2 गुट दिख रहे हैं, वो 2 गुट है या फिर एक ही पार्टी की कोई अलग अलग रणनीति है, राजनीति है कि दोनों भी तरफ एनसीपी है। आलू हर जगह पे है, चिकन में भी है, मटन में भी है, परोठे में भी है, समोसे में भी है। तो एग्जैक्टली क्या है महाराष्ट्र की राजनीति और क्या है शरद पवार की भूमिका, हम इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। शरद पवार ने अजित पवार की इस पूरी बगावत के बाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कल से मैं मैदान में उतर रहा हूं। अब 85 साल के आसपास की शरद पवार की अपनी उम्र है और वो मैदान में उतर के अजित पवार का सामना करेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी एकजुट है, जो अजित पवार भी कह रहे हैं कि पार्टी एकजुट है और ये पार्टी का फैसला है। अब ये पार्टी कौन है, किसके पास है? क्या एनसीपी वैसे ही टूटेगी जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, 2 गुट हुए? और इसमें सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो भूमिका थी, जिसके वजह से आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, क्या एनसीपी के बारे में भी वही होगा? क्या एनसीपी शरद पवार के हाथ से चली जाएगी और अजित पवार एनसीपी के नेता बनेंगे, सर्वेसर्वा बनेंगे? अब ये कुछ सवाल है जो प्रेसिडेंट कायम किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मामले में। उसकी सहायता लेकर बीजेपी एक और पार्टी खाने जा रही है और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया भूचाल आया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और परिवार आपस में लड़ने जा रहा है। तो क्या ये भिड़त सही में भिड़त है या फिर ये कोई नाटक है? परिवार को तो पहले से पता था कि ऐसा होगा, पहले ही पता था कि अजित पवार बाहर निकलने के मूड में है, पहले ही पता था कि सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाने के बाद में और उनको महाराष्ट्र की कमान सौंपने के बाद में अजित पवार बार बार बता रहे थे। अजित पवार ने आज तक पार्टी के अपने फोरम पर कभी भी अपनी कोई नाराज़गी नहीं दिखाई थी, लेकिन जब पार्टी का अपना फाउंडेशन डे था, उस वक्त अजित पवार ने कहा था कि मुझे पार्टी की कमान दीजिए, फिर देखिए। और उन्होंने साथ में शरद पवार की नेतृत्व पर भी एक सवाल या निशान खड़ा कर दिया था कि शरद पवार ने पार्टी बनाई लेकिन अपने बलबूते पे सत्ता में नहीं आ पाए, जबकि अरविंद केजरीवाल तक 2 राज्यों में अपनी सत्ता बना चुके हैं। तो ऐसे में अजित पवार की अपनी मंशा, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये बहुत बड़ी है
और इतने सालों तक उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया कि शरद पवार उनको पार्टी की पूरी कमान सौंपे, लेकिन शरद पवार ने उनको पार्टी की पूरी कमान नहीं सौंपी, क्योंकि शरद पवार को ये डर था कि अजित पवार पूरी पार्टी लेकर कहीं निकल ना जाए, जैसे एकनाथ शिंदे निकल गए थे। और शायद यही था कि शरद पवार हमेशा चेक बैलेंस की राजनीति करते आए थे और अपनी दिल्ली की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ जमा कर बैठे थे। अब शरद पवार की राष्ट्रीय राजनीति में जो छवि है उसको भी बड़ा धक्का लगा हुआ है। वो एक तरफ यूपीए के गठन में लगे हुए थे, ऐसे में उनकी सारी छवि पर उनके सारे जो प्रयास थे उनको एक ब्रेक लगेगा, उनको अपना घर संभालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि घर नहीं टूटा है, पार्टी भी नहीं टूटी है और पार्टी के कई नेता वापस आएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, पार्टी के कई नेता शायद अजित पवार के साथ जा सकते हैं। अब अजित पवार का टूटना क्या सच में टूटना है? शरद पवार और अजित पवार में काफ़ी डायलॉग होता रहा, दोनों के बीच में काफ़ी चर्चाएं हुई है। पार्टी में सभी को पता था कि अजित पवार और अन्य विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की मांग कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक कार्यक्रम में, अपनी जीवनी प्रकाशित करने के कार्यक्रम में, उसके कुछ दिन पहले उन्होंने सारे विधायकों को फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद में उनको पूछा था कि उनकी क्या राय है। सारे विधायकों ने कहा था कि हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए। शरद पवार ने उनको कहा था कि आप मुझे 12 दिन दीजिए, मैं आपको आपके मन में जो है वैसा फैसला लेता हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए। साथ ही में उन्होंने बीच में ही अपना कार्यक्रम कर लिया जीवनी प्रकाशन का और उसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के इस्तीफे की पेशकश की और उसके बाद एक नाटक हुआ एनसीपी में, जिसके बाद 2 कार्याध्यक्ष चुने गए। अब उस कार्याध्यक्ष में से एक कार्याध्यक्ष अजित पवार के साथ में है, एक कार्याध्यक्ष शरद पवार के साथ में। अब पार्टी में ऐसा सीधा बंटवारा है और पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी ये अब मैदान में तय होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में एक और सरकार, 3 इंजन वाली सरकार अब अस्तित्व में है। इसके साथ कई सवाल भी शुरू होते हैं। सवाल ये शुरू होते हैं कि 1 साल के अंदर एकनाथ शिंदे की अहमियत इतनी कम हुई कि भारतीय जनता पार्टी को एक और पार्टनर लेने की ज़रूरत महसूस पड़ी। क्या एकनाथ शिंदे को डिस्क्वालीफाई करके फिर अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या मराठा मुख्यमंत्री चाहिए, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस की एक बार और बलि दी जाएगी? ये राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात रही कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। क्या एकनाथ शिंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है एकनाथ शिंदे और 16 विधायकों को, तो फिर एकनाथ शिंदे का गुट अल्पमत में आ जाएगा, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत में रहेगी और सरकार गिरेगी नहीं। ये मेरे ख्याल से पर्दे के पीछे की एक और रणनीति हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा? क्या वो डीसीएम बने रहेंगे या फिर पहल करेंगे कि 105 106 विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री बने? फिर क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री चलेगा? देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को विरोध किया था शरद पवार ने, क्या अजित पवार उनको सपोर्ट करेंगे या फिर अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे? एक रणनीति मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में होगी। शरद पवार कोर्ट में जाने की बात तो नहीं कर रहे, वो कह रहे कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि जनता मेरे साथ में है। तो मेरे ख्याल से ये भिड़ंत होती रहेगी। एक साथ में जयंत पाटिल के ऊपर बहुत सारा गुस्सा था अजित पवार का और उनके सहयोगी लोगों का। जयंत पाटिल जिस तरह से काम कर रहे थे उसको लेकर भी नाराज़गी थी, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि शायद जयंत पाटिल भी संपर्क कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस से, क्योंकि उन्होंने इसके पहले भी संपर्क किया था और विधायक ना होने के वजह से जयंत पाटिल और देवेंद्र फडणवीस की डील नहीं हुई थी। अब जाके एक विधायकों का जो गुट है वो सरकार में शामिल हो चुका है, तो शायद जयंत पाटिल भी अपनी अलग से एक डील कर सकते हैं। तो एनसीपी में बहुत सारी घटनाएं, घटनाक्रम और राजनीति होने जा रही है। मेरे ख्याल से आज हम सिर्फ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। इसका विश्लेषण अगर करने जाए तो ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसी, इनका पूरा दबाव दिख रहा है सारे विधायकों पर, और जिन जिन लोगों के नाम कुछ ना कुछ घोटालों में आ रहे हैं वो सारे लोग टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं, पूरे क्लीन हो रहे हैं, सरकार में शामिल हो रहे हैं, मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।
तो ऐसे में ये जो ईडी सरकार, इस सरकार को कहा जा रहा था मेरे ख्याल से कि ये असल में काम कर रही है, और देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ऐसी सरकारें बनती जाएंगी, सरकारें होती जाएगी, टिकती जाएंगी, और लोकतंत्र में लोगों की राय की कोई कीमत नहीं रहेगी। फिलहाल मैं यही रुकता, और आपको ये वीडियो कैसे लगा एक बार हमें ज़रूर बताइए कमेंट में।